एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे इंचेंटेड पुल के पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं पार्ट 1 आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें मैंने इस चैप्टर को रीडिंग और प्लस साथ में इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, और उसी के साथ साथ मैंने इसके वोकेबुलरी सेक्शन पे भी काम किया है। इसके आगे मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, फिलअप और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज वगैरह जो चीज़ें हैं, हम उनको पार्ट 2 में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए विदाउट एनी डिले अब शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ऑलरेडी 4 पैसेज दे रखे हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। ये सब कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन को अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दूँ तो इसका मीनिंग होता है, कॉम्प्रीहेंड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक तरह की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कल जो आपने एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है, आप उसको प्रॉपर पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। अगर हाँ समझ पाए हैं तो उसी को चेक करने के लिए कुछ पैसेज दिए होते हैं। पैसेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऑफ द लाइंस होती हैं और जो कि उसी चैप्टर से उठाई होती हैं, जो कि चैप्टर आपने पढ़ा है, सिर्फ यही चेक करने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चैप्टर को लेकर के। तो ये आपके पैसेज दिए जाते हैं। यहाँ पे ABCD यानी कि 4 आपको दे रखे हैं, जिसमें कि मैं आपको एक कर करके बता दूंगा। उसके क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट करने वो मैं आपको सिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि 3 जो बाकी रिमेनिंग है उन सबके क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद तो कर सकता हूँ। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इट डिड नॉट यहाँ से स्टार्ट है और लास्ट में द ग्रेटेस्ट वेसल। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कल वहीं पे जहाँ हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्या यहाँ से स्टार्ट है? यहाँ भी नहीं हो सकता है। 1 सेकेंड। बेसिकली हमें चैप्टर को पढ़ना होता है, उसके बाद हमें यहाँ से आइडिया मिलने वाला होता है कि ये किस मतलब इस जो हम रीडिंग करी है हमने वहाँ कहाँ से इसको उठाया गया है बेसिकली। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से इट डिड नॉट टेक यू दिस टर्न, यहाँ से अगर आप पढ़ें और ग्रेटेस्ट वेसल तक अगर हम जाएं तो यहाँ तक, ये यहाँ से वो पैराग्राफ है। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ तो ऐसे नहीं लिख सकते थे ना, तो इन्होंने क्या काम किया है, यहाँ से कुछ वर्ड यहाँ से उठाए हैं और लास्ट के कुछ वर्ड यहाँ से उठाए हैं। कहने का मतलब अब जितने भी क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं वो यहीं से होने वाले हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे, 1 सेकेंड में अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। पहला क्वेश्चन है कि इसका आपको टाइटल लिखना है कि ये लेसन जो है ये जो पैसेज है ये यहाँ से कहाँ से लिया गया है। और दूसरी बात क्या है कि इस लेसन के यहाँ पे राइटर कौन है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बातें पूछी हैं। तो टाइटल क्या है, आप इसका टाइटल लिख सकते हैं द इंचेंटेड पोल, और राइटर कौन है तो आप राइटर लिख सकते हैं राजश्री गोपालचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। ओके, क्लियर है? यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप आंसर बनाएंगे द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंचेंटेड पोल, सुन पा रहे हैं आप, एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजा गोपालचारी। बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे 1 का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिख करके आपको बता दूँ यहाँ पे, हालांकि पॉसिबल नहीं है बट मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। द अबव नोटेड पैसेज, यहाँ से आप बनाएंगे इसका आंसर द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम, टेकन के बाद यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम द इंचेंटेड पोल, फ्रॉम द इंचेंटेड पोल। ओके, और नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे द राइटर, यहाँ से द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजा गोपालचारी, यहाँ पे आप लिख देंगे सी राजा गोपालचारी। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी कि एक इंसान अगर खतरे में है तो उसको क्या बचाता है, कोई रिसोर्सेज या कुछ और। तो यहाँ इसका आंसर जानने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन ये रखा हुआ है, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। तो आंसर यहाँ पे करेज, बिल्कुल यहीं से आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हैं, करेज। एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि जो आंधी होती है उससे भी तेज क्या चलने वाली चीज होती है। तो ये होता है सर आपका, हमने ये क्वेश्चन हम देखे भी थे कल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये द यक्स आस्क व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, तो आंसर है यहाँ पे माइंड। माइंड मतलब दिमाग की यहाँ पे बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई जो ब्रेन। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है यहाँ पे आपका ब्रेन, और ब्रेन जो होता है वो आपका इंटरनल पार्ट होता है, यहाँ पे आपकी बॉडी का एक पार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें चलती हैं ना, जिसको आप बोलते हैं माइंड या थॉट्स, तो वो आपका माइंड होता है। तो आज अभी आपका माइंड यहाँ पे है, कुछ टाइम में आपका माइंड यहाँ पे होगा। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे अपने घर में, कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप दिल्ली चले जाएं, तो ठीक है, तभी तो कहते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है, तो वही सब चीज़ें होती हैं। दैट इज़ वाई माइंड यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे अगर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलता हूँ, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी कि सूखे हुए भूसे से भी अगर कोई चीज़ सूखी है, फेडेड है, तो वो क्या है? तो वो किसी का दुखाया हुआ दिल। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये अच्छी सीख है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यस, व्हाट इज मोर फेटेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है यहाँ पे अ सोरो स्ट्राइक एंड हर्ट, यानी कि बहुत दुखी दिल जो होता है वो किसी का, वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ होता है, इतना सूखा कि पत्ते से भी सूखा, बूसे से भी सूखा, ठीक है। तो किसी का दिल वगैरह नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाना मतलब किसी और लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी कि किसी के साथ कोई गलत काम कभी नहीं करने चाहिए अपने जानिस्ता, मतलब अपने जानते हुए। अगर हम जानते हैं कि चीज़ें गलत हैं और फिर भी हम उसको करें तो हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अनजाने में अगर हो रखी हैं तो गलत बात है, और अगर पता लग जाए तो फिर उस पर रिपेंट, पछतावा कर लेना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि गलत किसी के साथ कभी नहीं करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव बीन फॉलोइंग मीनिंग, यानी कि हमें उन वर्ड्स को ढूंढना है जिनका बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। तो इस पहला वर्ड क्या है? सेव। सेव का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को बचाना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सिर्फ देखो इस सिनोनिम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन हमें सिर्फ वही यूज़ करने हैं जो इस पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं। तो सेव का मतलब होता है बचाना, तो एक दूसरा इसका भाई होता है जिसका नाम है रेस्क्यू, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन आपने सुने होंगे ना, तो रेस्क्यू यहाँ पे स्पेलिंग दे भी रखी है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, रेस्क्यूज RESCUES, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सॉरी। तो रेस्क्यू हो जाएगा। और नॉलेज का यहाँ पे इसी का एक दूसरा वर्ड है सिमिलर जो इस पैराग्राफ में यूज हुआ, दैट इज लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, ठीक है। सबसे अच्छा दोस्त क्या है ट्रैवलर का? वो है आपकी लर्निंग। अगर आपको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में तो आप वहाँ पे जाके उसको प्रॉपरली एंजॉय भी कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे, बस जा रहे हैं आ रहे हैं। क्लियर है? पहला पैराग्राफ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और इसी तरीके से आपको B, C और D ये सब अटेम्प्ट करने हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन केस कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बी पार्ट में, तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप के आपके आंसर आते हैं। लॉन्ग टाइप मतलब 60 वर्ड में आपसे पूछे गए हैं, यानी कि आप हार्डली यूँ मान लीजिए 4 से 5 लाइन के अंदर आपको आंसर फिनिश करना होता है। ओके, यहाँ पे आप अगर 2 से 3 क्वेश्चन कर लें तो सिमिलरली सब क्वेश्चन अगेन फिर दोबारा से वही रिपीट होते रहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कि हु वाज युधिष्ठिर एंड वाई वाज ही इन एंग्जाइटी, तो युधिष्ठिर कौन है और वे चिंता में क्यों थे? कल मैंने आपको इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको बताया है कि युधिष्ठिर कौन थे। तो युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन अमंग हिज ब्रदर्स, उनके जो भाई थे उनके भाइयों के बीच में सबसे बड़े भैया कौन थे? वो थे युधिष्ठिर। परेशान क्यों थे? परेशान इसलिए थे कि उनके भाई जंगल में पानी पीने गए थे और वो काफ़ी टाइम के बाद भी, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी वापस नहीं आ रखे थे। तो उनको यही चिंता थी कि क्या उनको कोई कर्ज अभिशाप वगैरह मिल गया है या कुछ गलत उनके साथ हो गया है जो कि वो अभी तक वापस नहीं लौटे। तो इसके अगर आंसर को ओरली तो आपको पता लग गया है, लेकिन हिंदी में तो नहीं लिखोगे ना, पेपर तो इंग्लिश का है। समझ आ रहा है? तो यहाँ से आप बिल्कुल चाहे तो यहाँ से भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं, सिमिलर कोई इशू नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको आंसर को लिख सकते हैं, कोई इशू इसके अंदर बहुत बड़ा नहीं है। जैसे कि चिंता में क्यों थे, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का एंग्जाइटी में वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे और उनको प्यास भी लग रही थी और ऐसे ऐसे उनके माइंड में कुछ थॉट्स आ रखे थे कि क्या उनको किसी कर्ज का कोई सब्जेक्ट हो गए हैं या फिर कुछ उनको गलत हो गया है, या फिर अभी भी वो जंगल के अंदर पानी की तलाश में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर वो कहीं फेंटेड हो गए हैं यानी कि अनकॉन्शियस हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, या फिर गॉड नोज कि उनकी डेथ भी हो गई हो। ऐसे ऐसे उनके माइंड में थॉट्स माइंड में थॉट आ रहे थे या फिर ऐसे ऐसे थॉट्स थे। अब जब वो इन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ऊपर से प्यास इतनी थी कि बेइंतहा प्यास उनको लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब वेट करने तो कोई फ़ायदा नहीं है, रास्ते में मिल जाएंगे तो वहीं पर उनसे मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो अगर नहीं मिले तो भैया ढूंढना तो मुझे है ही उनको। तो इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने क्या काम करा कि जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया, ये सोच करके कि मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो इस तरह से आप पहला आंसर यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एक बार 1 सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, हाउ डिड युधिष्ठिर रीच टू द पूल ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि जो साफ तालाब था, बिल्कुल साफ पानी का वो तालाब जो था, वहाँ पे युधिष्ठिर कैसे पहुंचे? तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने गिव अप कर दिया वो आइडिया जिस पे वो काम कर रहे थे, यानी कि अपने भाइयों का वो वेट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या काम करा, उसके बाद फिर उन्होंने जंगल की ओर चलना शुरू करा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उनके ब्रदर्स गए थे। बिल्कुल पहली स्लाइड में जैसे मैंने आपको आंसर दिखाए वहीं से आप इसका आंसर भी उठा सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन अगेन आपके लिए खुला है, कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं आंसर।
नेक्स्ट कोई और सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ कौन सा क्वेश्चन देखूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ द युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर जी जो थे इनके आपको एक जो इनका करेक्टर है, करेक्टर मतलब अच्छे गुण जो हैं उनको लेकर के आपको इनके एक करेक्टर को स्केच करना है। बेसिकली युधिष्ठिर जी के बारे में आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो कौन थे, सबसे पहले बड़े ब्रदर्स थे, और साथ में क्या थे, एक लविंग जस्टिस लवर पर्सन थे, यानी कि न्याय उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट में जब यक्ष ने पूछा कि बताइए आप अपने कौन से ब्रदर को रिवाइव करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप नकुल को रिवाइव कर दीजिए। रीज़न क्या था, उन्होंने ये रीज़न बताया कि देखो मेरे पापा की 2 वाइफ थी, ठीक है, एक थी कुंती और दूसरी है यहाँ पे माद्री। कुंती का तो मैं बेटा जिंदा हूँ अकेला, कोई बात नहीं, उनको सब्र आ जाएगा कि चलो ठीक है अगर और ब्रदर्स मेरे नहीं रहे तो मैं अकेला तो हूँ। लेकिन कुंती का तो सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है नकुल, अगर वो भी चले गए दुनिया से तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और यही सब चीज़ें थी, और भी वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा दी हैं अच्छे से कर करके, आप वहाँ से इनको लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। दूसरे टाइप का जो आपका आंसर आता है वो होता है बच्चे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 या 2 लाइन के अंदर या कभी कभी 1 वर्ड में, एक ही शब्द के अंदर आप चैप्टर इसके क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। वाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बताइए ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि यम जो थे ना, यमराज, उन्होंने यक्ष का फॉर्म को धारण किया था। तो सिंपल सी बात है कि टू टेस्ट इज नॉलेज, पहली बात तो क्या है, टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ युधिष्ठिर एंड टू नो मोर अबाउट युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर के बारे में उनको और ज़्यादा जानना था, उनके नॉलेज, और वो क्या सच में एक तरह के धर्म प्रिय पर्सन है, क्या वो सच में एक अपने रिलीजियस को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए यक्ष ने क्या काम करा था, यम की फॉर्म को अटेन कर लिया था। क्लियर है। हु वाज नकुल, फोर्थ क्वेश्चन, तो नकुल आपको पता है कौन थे, नकुल वाज द सन ऑफ कुंती, बिल्कुल, अभी मैंने आपको सॉरी माद्री, नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, मैंने अभी आपको बताया था स्टोरी के अंदर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इन चीज़ों को। तो ये सब क्वेश्चन भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। क्या 12-13 के 13 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, नहीं, हार्डली यहाँ पे 3 से 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो फिर चीज़ें वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है इन क्वेश्चन के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले युधिष्ठिर का करेक्टर आप देख सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन या दो, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे। इतनी कोई इसमें कोई मतलब ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं इतनी ज़्यादा। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एमसीक्यूज़ यानी कि अल्टरनेटिव्स आपको फिल करने हैं। कैसे करने हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नकुल वाज सन ऑफ, नकुल जो थे वो किसके पुत्र थे, किसके बेटे थे, कुंती के, बिल्कुल भी नहीं थे, द्रौपदी नहीं है, गंधारी नहीं है, इनका तो हालांकि इस चैप्टर में इन तीनों का महिलाओं का जिक्र भी नहीं हुआ है। माद्री के सन थे, अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा क्या है, हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथियों की पावर किसके अंदर थी, नकुल के अंदर नहीं, युधिष्ठिर बिल्कुल भी नहीं, अर्जुन ना ना ना, भीम, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। नेक्स्ट है इज स्विफ्टर देन द विंड, ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा तेज चलती है, किससे, आंधी से भी तेज, सूरज नहीं, मून, फायर बिल्कुल भी नहीं, तो ये आपका माइंड बन जाएगा आंसर। हु इज़ द फ्रेंड वन हु स्टेज एट होम, जो घर पे रहता है उसका दोस्त कौन है, पापा, बेटी या फिर पुत्र, नहीं, शायद नहीं, वाइफ है, कैसे है मुझे नहीं पता, वाइफ इसका आंसर है एग्जैक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है कि ये चीज़ें ट्रू हैं और फिर फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, युधिष्ठिर्स ब्रदर वर वेरी थर्स्टी, जो युधिष्ठिर हैं उनके ब्रदर बहुत ज़्यादा प्यासे थे, तो बिल्कुल सही बात है, ये प्यासी की तो वजह थी जो वो जंगल में इधर उधर भटक रहे थे पानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम हैड टेकन दी फॉर्म ऑफ यक्षा, जो यम थे, यमराज है ना, उन्होंने यक्ष की फॉर्म को धारण कर लिया था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर भी कोई गलत बात नहीं है, पूरा आप लिख सकते हैं ट्रू ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म इज दी ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, यानी कि इंसान की जो सिर्फ ओनली शील्ड है, शील्ड मतलब ऐसी चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जैसे कोविड-19 के लिए आप फेस शील्ड यूज़ करते हैं, ऐसे चेहरे पे लगा लेते हैं फेस शील्ड, है ना, तो इसी तरह से कि धर्म सिर्फ इंसान की एक अच्छी शील्ड होती है, हाँ बिल्कुल होती है, अगर आपका धर्म अच्छा है ना, और धर्म भी वाला नहीं कि लड़ मर रहे हैं धर्म के ऊपर, अच्छे काम वाला धर्म जो होता है आपका, तो वही सिर्फ आपकी एक शील्ड होती है, आपको वही आगे इन द लॉन्ग रन बचाता है, मरने के बाद जब आप रिवाइव होते हैं, शायद ऐसे कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देखो यहाँ पे युधिष्ठिर ने आंसर किए थे सब क्वेश्चन के जो यक्ष ने पूछे थे, ये भी बिल्कुल ट्रू है, सभी तो ट्रू है, गलत कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन गलत है, कैसे देखते हैं, युधिष्ठिर ब्रदर वुड नॉट कम बैक टू लाइफ, यानी कि युधिष्ठिर के जो भाई थे वो रिवाइव नहीं होते, भैया रिवाइव हो गए थे,
हालांकि एक के लिए परमिशन थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप मेरे चचेरे भाई जो नकुल है ना, इनको रिवाइव कर दो, तो इसको देख करके जो हमारे यक्ष जी थे वो बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा वाह कितना बढ़िया जस्टिस लवर पर्सन है भाई, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। आज के टाइम में ऐसा है? आज के टाइम में अगर सगे भाई यहाँ पे हो, चचेरा भाई यहाँ पे हो, तो लोग कहेंगे भैया सगे को पहले जिंदा करो, इनको तो हटाओ। जब भी तो आजकल धर्म संकट में है जब भी तो आजकल चीज़ें इतनी हो रखी हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? आई होप ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इसकी अपोजिट मीनिंग देने हैं, अपोजिट वर्ड देने हैं। देखिए ये होता है कोई वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है। अब इसके जो बिल्कुल डिक्टो जैसे होंगे, सिमिलर, उनको हम बोलते हैं सिनोनिम्स, और इसके जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनको हम बोल देते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? तो पहला वर्ड है हमारे पास सैक्रेड। सैक्रेड का हिंदी मीनिंग होता है पवित्र, पवित्र, कोई चीज़ पवित्र। उर्दू में इसको बोलते हैं पाक यानी कि कोई चीज़ अगर पवित्र है, पाक है, तो उसको हम बोलते हैं सैक्रेड। ठीक है, अपने आप में एडजेक्टिव फॉर्म हुआ, यानी कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताने वाला है, दैट इज कॉल्ड, हमने इसको कहा एडजेक्टिव। एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग होता है कनेक्टिंग विद गॉड और अ गॉड, सीधी सी बात तो ये है, डेडिकेटेड टू अ रिलीजियस पर्पस एंड सो डिजर्विंग वेनरेशन। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो गॉड से जुड़ी हुई है या फिर रिलीजियस से जुड़ी है, उसको हम बोलते हैं सैक्रेड, पवित्र। ठीक है, इसके अब चूंकि हमें अपोजिट वर्ड पूछे हैं और अपोजिट को हम एंटोनिम भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रोफेन करना या फिर ब्लास्फेमियस। अच्छा, ब्लास्फेमी जो है एक तरह का ये कानून भी होता है ब्लास्फेमी, यानी कि कोई धार्मिक चीज़ है, ऐसे मान के चलो, ये हो सकती है कुछ भी, आपने इसको इसके खिलाफ कुछ कहा है, या मान के चलिए जो धार्मिक बुक्स होती हैं उनके अगेंस्ट आपने कुछ बोल दिया है, तो आपने क्या काम करा है? आपने ब्लास्फेमी का काम करा है। ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब है धर्म के विरुद्ध चले जाना कोई चीज़ को लेकर के। ठीक है, क्लियर है आपको? ये वर्ड पता लग गया सैक्रेड का मतलब क्या होता है, और इसके अपोजिट जो वर्ड है वो आपके प्रोफेन और ब्लास्फेमियस होंगे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास वो है फेंट। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, हिंदी में बोलते हैं इसको बेहोश हो जाना। कैसे? फेंट का मतलब होता है आपकी जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस, देखो कॉन्शियस, लिख लेता हूँ, वन सेकेंड, CONSCIOUS। कौन का होता है टुगेदर, यानी कि साथ साथ, और ये CO, ये वर्ड मिलकर के आया CO। CO का मतलब होता है जानना, नो, KNOW। जब आपकी सूझबूझ जानकारी आपके साथ साथ चलती है, आपको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन जब चीज़ें अलग अपोजिट हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। ठीक है, फेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो इस टाइप में होता है फेंट यानी कि बेहोश हो जाना, और एक फेंट होता है ये वाला जो मैंने लिखा है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए। राइटिंग मैंने इतनी माशाल्लाह लिखी है कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुश्किल ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेंट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं आई कुडंट गेट आउट ऑफ दिस लेटर बिकॉज एवरीथिंग रिटन इज हियर इज फेंट, कि मैं इस लेटर से कुछ भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। रीजन कि जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल फेंट राइटिंग है। कैसी है जी? फेंट राइटिंग है। क्लियर है? तो इसकी अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ, सबसे पहले अ सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो आपकी समझ है ना वो सडन अचानक से उसके अंदर लॉस आ जाता है, कमी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस। एंटोनिम की हम बात करते हैं एनर्जेटिक या फिर विगोरस। उत्साहित पर्सन अगर कोई होगा वो तभी तो होगा जब वो होश में हो अपने। ठीक है, तो फेंट का मतलब बेहोशी का आलम, और विगोरियस, एनर्जेटिक जो है ये आपके एंटोनिम्स हो गए इस वर्ड के। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मोरन। मोरन का मतलब तो दुखी। दुखी लिख के लिए तो आप सैड भी यूज करते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट ये थोड़े हल्के लेवल का है ये थोड़े बढ़िया लेवल का वर्ड है मोरन। ठीक है, मोरन का मतलब होता है जब किसी चीज़ को लेकर के बहुत तगड़े लेवल का दुख होता है। फॉर एग्जाम्पल फील रिग्रेट और सैडनेस अबाउट द लॉस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ समथिंग। कोई चीज़ अगर चली जाए जो आपको बहुत प्रिय होती है, अगर वो चली जाए ना, तो उसके बाद जो दुख होता है तो उसको बोलते हैं सैड, सॉरी उसको बोलते हैं मोरन। सैड जो होती है एक तरह की टेम्परेरी सिचुएशन है कुछ टाइम के लिए, लेकिन मोरन जो होता है बहुत बड़े लेवल का दुख जो होता है, दैट इज कॉल्ड मोरन। एंटोनिम्स की बात करते हैं एक्सटेसी, बहुत ज़्यादा खुशी, इफोरिया, बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं अपने आप को, दैट इज कॉल्ड इफोरिया या फिर एक्सटेसी। तो ये आपका वर्ड हो गया और ये इसके एंटोनिम्स हो गए। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर मैं बात करता हूँ मोरन, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ या किसी के साथ जब क्रिएट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मोरन सिचुएशन। आई होप ये भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड अपने पास हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का हिंदी मीनिंग होता है खुशी, खुशी। इसका अपोजिट हो जाएगा सोरो। सोरो का मतलब होता है एक तरह का दुख, अनहैप्पीनेस। और दूसरा वर्ड हमने भी पढ़ा है यहाँ पे मोरन, पीछे हमने पढ़ा है फिर इस स्लाइड में। एक होता है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को लेकर के जब बहुत बड़ा दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड एगोनी, इसको हम बोल देते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके मीनिंग की बात करता हूँ, हैप्पीनेस इज द फीलिंग, ओके, इज दैट फीलिंग दैट कम्स ओवर यू व्हेन यू नो लाइफ इज गुड एंड यू कांट हेल्प, ओके,
बट स्माइल, ठीक है, अंदर ही अंदर जब मुस्कुराते हैं तो दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। कुछ और इसका ज़्यादा खास मीनिंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर से आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास यहाँ पे बिगेस्ट, EST लगा है तो अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे बिग, मैं लिख देता हूँ बिग, बिगर, एंड द थर्ड वन इज बिगेस्ट। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो बिगेस्ट मतलब बिग माने तो बड़ा होता है, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, इससे बड़ा तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ऑफ कंसिडरेबल साइज और एक्सटेंट, यानी कि किसी चीज़ का साइज इतना बड़ा है जो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल है, आप उसको फटाक से नोटिस करते हो, अरे इतनी बड़ी बॉडी इस बंदे की, ऐसे बोलते हैं ना, बात समझ रहे हैं, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऐसे नहीं बोलते। इसके एंटोनिम की हम बात करते हैं टिनी, टिनी का मतलब होता है छोटा सा, कोई चीज़ छोटी सी, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी। और ट्रैवल का मतलब क्या होता है, कोई इतनी छोटी चीज़ जो मैटर ना करती हो, कहते हैं ना यार क्या छोटी छोटी बात करते हो, ट्रैवल मैटर्स, ऐसे बोलते नहीं है, ट्रैवल मैटर्स, METTERS मैटर्स, ठीक है। तो ये यहाँ से मिल करके आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ तो आप इस पिक्चर को देख करके चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ये कोई भाई साहब हैं और इनको देख करके लगता है कि शायद बिगेस्ट बॉडी बिल्डर हैं, जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, शायद द हल्क इनका नाम है। हल्क का मीनिंग अपने आप में वैसे हो जाता है जो काफ़ी एक जाइजेंटिक टाइप की बॉडी रखता हो। जाइजेंटिक का मतलब काफ़ी बड़ा, ह्यूज, कोलोजल, एलिफेंटाइन, हाथी जैसी बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिगेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करने वाले हैं। अब हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। हमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, हमें इसको मैच करना है, ठीक है। पहला वर्ड है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसको यहाँ पे अगर हम देखते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, एक्सप्लोस सोरो यानी कि दुख को व्यक्त करना, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा लेना, तो ये तो नहीं है। इसका आंसर ये बन जाएगा ये टू गो फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जाना। सेक्रेड का मतलब होता है कोई चीज़ पवित्र, तो होली का मतलब भी अपने आप में पवित्र होता है, ठीक है, जैसे द होली गंगा, क्लियर है। रेस्क्यू मतलब बचाना किसी चीज़ को, तो बचाने के लिए आप सेव यूज़ करते हैं, सेव, तो ये इससे मिल जाएगा। मोरन का मतलब होता है दुख, है ना, दुख, तो मैंने आपको बताया एक्सप्रेस सोरो करना है यहाँ पे। शील्ड का मतलब बचाना, कोई चीज़ ऐसी जो प्रोटेक्शन देती है, जैसे फेस शील्ड कोविड-19 से प्रोटेक्शन देती है, ऐसा माना जाता है। रूइन का मतलब बर्बाद कर देना, तो डिस्ट्रॉय कर देना। ये वर्ड आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे मैच कर लें, और प्लस साथ ही साथ इनको याद करने की इंटेंसिटी बढ़ा दें, क्योंकि एग्जाम में आते हैं 4 से 5 नंबर के, और कुछ इस चैप्टर से आएंगे मिक्स करके, या तो हो सकता है कि एग्जामिनर एक ही चैप्टर से दे दे, या फिर 2 या 3 इस चैप्टर से आ जाएंगे, 2 या 3 आपके नेक्स्ट चैप्टर से, और फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर से, और इसको मिला करके 5 से 6 आपके बन जाएंगे, और आपका एग्जाम सेट हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप था इसका। सेकंड टाइप में हमें यही करना है, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, एक तरह का अननोन फियर, कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेकर के जब डर होता है ना कि यार क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। आप कहोगे यहाँ तो हमने कहीं पढ़ा नहीं इस चैप्टर में, तो देखो चैप्टर में एक सिचुएशन ये थी, भाई साहब यहाँ खड़े थे जंगल में, रजिस्टर जी, इनके छोटे और भाई जो थे इधर उधर घूम रहे थे, तो क्या हो रहा होगा इनके साथ लेकर के, इनके फ्यूचर की टेंशन इनको हो रखी थी कि क्या हुआ क्या है इनके साथ आखिर करके, तो इसी को बोलते हैं एंग्जाइटी। यानी कि एक तरह की फीलिंग होती है अनसर्टनिटी, आगे चल करके क्या होगा, या फिर फियर को लेकर के अबाउट द फ्यूचर, कल क्या होगा, इस चीज़ को देख करके सुन करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। तो यहाँ पे इसका आंसर ये बन जाएगा। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, एक तरह की कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल डिक्टो दिखती है, ऐसी मैं कहूँ कोई, ये कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है इतना सा, और ये इसके पापा हैं, है ना, जेनेटिक्स की वजह से बच्चा जो है अपने पापा पे दिखेगा ऑब्वियसली। तो कभी आप कहोगे कि दिस बेबी रिजेंबल्स टू हिज फादर, बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है, तो ये रिजेंबल्स का मीनिंग होता है, ठीक है। रिजेंबल को आप यहाँ से मिलाएंगे टू लुक लाइक, बिल्कुल ऐसे ही दिखना। क्रीमेटेड का मतलब क्या होता है, क्रीमेटेड का मतलब होता है बर्न इनटू फायर, जला देना। जैसे किसी की डेड बॉडी को जब आप क्रीमेटेड करते हैं क्रीमेशन सेंटर पे जाकर के, ठीक है, शायद क्रीमेशन सेंटर होता है, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस। सो क्रीमेटेड का मतलब आपको पता है, क्रीमेशन प्रोसेस बोलते हैं कि भैया क्रीमेशन सेरेमनी हो रखी है, ठीक है, किसी के साथ जब अंतिम संस्कार होता है तो उसी को शायद ये बोलते हैं क्रीमेशन सेरेमनी हो रखी है, आप प्लीज़ जरूर आएँ, तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रीमेटेड, ओके। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, एक तरह का आर्ट ऑफ स्टोन क्रेविंग, यानी कि पत्थर के ऊपर ऐसे ऐसे डिजाइन बनाने की जो कला होती है, दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर, मूर्ति कला, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगेन ये सब भी इसके जैसे ही हैं, अगर आप कर सकते हैं घर से तो ठीक है, लेकिन चलो फिर कर लेते हैं, फिर आप बहाने बनाओगे। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर के कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अननोन मिस्ट्री है, इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं सेक्रेट, कोई चीज़ पवित्र।
एज का मतलब होता है किनारा, जैसे मान के चलो ये एक तरह का समुद्र हो गया, ऐसे चल रहा है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज। एज का मतलब किनारा, तो यानी कि एंड किसी चीज़ का। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फैमिलियर पर्सनैलिटीज़ को सब जानते हैं, तो इसका मीनिंग होता है नॉन, जानना। ग्रेविटी मतलब सीरियसनेस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि इस टाइप का सिर्फ अपने आप में अकेला होना, दैट इज कॉल्ड यूनिक। ट्रूली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का ट्रूली का मतलब होता है एक तरह का रियली। रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जिसको लेकर के आप अनुच्छुक हो, आपका मन ना हो करने का लेकिन आप उसको कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंसी, ठीक है। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग। अब विलिंग का मतलब यहाँ पे WILL कंजंग हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना। विलिंग का होता है एक तरह का वसीयत या फिर इच्छा, एक वर्ड होता है अपने आप में विल, ठीक है। तो ये एज एन एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विल का अपने आप में जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरह का वसीयतनामा या फिर इच्छा जो होती है आपकी एक तरह की। तो नॉट विलिंग जब आपकी इच्छा नहीं करती किसी चीज़ को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। पोस्ड, पोस्ट का मतलब होता है एक तरह का स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम। आप मूवी देख रहे हैं, आपने ऐसे करके एक पोस्ट दिया यूँ करके कुछ टाइम के लिए, और आराम से आप बैठ जाते हैं, कुछ काम वाम फिनिश कर लेते हैं, दैट उसके बाद आप अपने काम पे फिर मूवी देखना है, जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। आपने लिखा है कुछ टाइम के लिए पोस्ट ले रखा है। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। आपको करना क्या है ना, इन सेंटेंस को पढ़ना है और दोबारा से इन सेंटेंस को रीराइट करना है, ठीक है। रीराइट का मतलब री मतलब अगेन और राइट मतलब लिखना, ठीक है। आपको दोबारा से लिखना है इन वर्ड्स को। कैसे लिखना है, जो इसमें इटालियन वर्ड्स हैं जिनको हाईलाइट इन्होंने कर रखा है उसको यूज कर करके उनको हटा करके इनका एक सब्स्टिट्यूट आपको लिखना है, एक वर्ड लिखना है, ठीक है, एक ही वर्ड्स के अंदर। चलो देखते हैं। When Yudhishthir's brother did not return, जब युधिष्ठिर के भाई वापस नहीं लौटे, he was filled with a, वो किस चीज़ से भरे हुए थे, फीलिंग ऑफ अनसर्टनिटी एंड फियर। तो इसके लिए मैंने अभी आपको 2-3 बार बता दिया, एक वर्ड होता है एंग्जाइटी। तो इसके लिए आप इन सबको हटा करके ना एक वन वर्ड यूज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। तो व्हेन युधिष्ठिर ब्रदर डिड नॉट रिटर्न ही वाज फिल्ड विद एंग्जाइटी, ओके। हिज ब्रदर हैड बिकम अ विक्टिम टू द यक्स वर्ड्स कॉलिंग फॉर, यहाँ से देखें आप, कॉलिंग फॉर पनिशमेंट, यानी कि उनको कोई पनिशमेंट तो नहीं मिल गया या कोई अभिशाप कर्स तो नहीं मिल गया, तो इसके लिए आप यूज करेंगे कर्स, ठीक है। हिज ब्रदर हैड बिकम अ विक्टिम टू द यक्स वर्ड्स, इसको आप बोलेंगे यहाँ पे कर्स, ओके। द पूल वाज सराउंडेड बाय अ पीस ऑफ लैंड, ओके, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, सॉरी। तो इसको आप यूज करेंगे मिडो, MEADOW, ठीक है। मिडो का मतलब भी यहाँ पे यही होता है कि एक तालाब है, उसके आसपास ऐसे छोटी छोटी सी घास है, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी, उसके बाद यहाँ पे तालाब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप मिडो यूज करेंगे इन सबको हटा करके, ओके। 1 सेकेंड। व्हेन ही, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डी, he saw his brothers lying without movement or surround near the pool। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ फिगरेटिव यूज करते हैं चीज़ें, है ना, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके। तो फिगरेटिव लेवल पे चीज़ें जो यूज होती है उसके लिए मैंने आपको बताया था इबोनी, EBONY। इबोनी एक पेड़ होता है, बिल्कुल पेड़ की तरह उसके भाई लेटे हुए थे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, बट ये बताता है बिल्कुल बिना मूवमेंट के लेटे हुए थे। तो यहाँ पे इन सबको हटा करके आप एक वर्ड यूज करेंगे इबोनी। ही saw his brothers lying, है ना, इबोनी नियर दी पूल, यानी कि उसके भाई तालाब के पास बिल्कुल इबोनी के पेड़ की तरह लेटे हुए थे, क्लियर है। नेक्स्ट है हिज ब्रदर हैड बीन मेड अवेयर ऑफ द डेंजर बाय द यक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं, हिज ब्रदर मेड अवे, देखो यहाँ पे हिज ब्रदर हैड बीन मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, इसको रिप्लेस करेंगे आप, तो इसको रिप्लेस करने के लिए वॉर्न, WARNED, वॉर्न, ठीक है। हिज ब्रदर हैड बीन वॉर्न्ड बाय द यक्स, ओके। यक्स ने पहले ही उनको कहा था कि भाई साहब पानी मत पीना, अगर आपको पानी पीना है ना तो पहले आप सवालों के जवाब दे दो फिर आप पानी पी लो, लेकिन ऐसा उन्होंने माना नहीं। क्यों जबरदस्ती थी? नहीं, उनको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें फिल करने एग्जाम में आते हैं बिल्कुल, तो इसको देख सकते हैं। द पूल क्लियर वाटर, तालाब है और तालाब के अंदर पानी है। तो देखिए मान के चलो ये कोई कंटेनर है, इसको कंटेनर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ भरी होती है, और ये इस भरने की चीज़ को हम बोलते हैं कंटेन करना, ठीक है। कंटेन करना यानी कि अपने अंदर समा करके चीज़ों को रखना, दैट इज कॉल्ड कंटेन। तो यहाँ से बन जाएगा द पूल कंटेन्ड, तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट आंसर, ओके। युधिष्ठिर नकुल टू हिज ब्रदर्स, टू हिज अदर ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, युधिष्ठिर ने क्या करा था, प्रीफर किया था, उनको पसंद किया था। पसंद मतलब किस चीज़ के लिए, कि इनको रिवाइव कर दो, टू हिज अदर ब्रदर्स, यानी कि अपने भाइयों को छोड़ करके इन्होंने कहा था कि आप नकुल को जो है ना प्रीफर किया था इन्होंने, किसने, युधिष्ठिर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन द यक्स वार्न युधिष्ठिर, जब यक्स ने युधिष्ठिर को वार्न किया था, द लेटर व्हाट हैड हैपेंड टू दिस हिज ब्रदर, तो उसके बाद क्या हुआ आप बताएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे समझते हैं, व्हेन द यक्स वार्न युधिष्ठिर, जब युधिष्ठिर को वार्न किया गया था बाय यक्स, द लेटर गेस्ट, बाद में उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनके भाइयों के साथ अब क्या हुआ होगा। यही हुआ होगा कि उन्होंने जवाब नहीं दिया होगा, वो समझे नहीं होंगे कि आवाज़ किसी और की नहीं यक्स की है, और वो पानी पीने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती की होगी। उसके बाद उनके साथ क्या नतीजा हुआ कि वो फेंट होकर के साइड से लिटा दिए गए बाय यक्स, किसी और ने नहीं। तो ये आपका थर्ड आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ आंसर, अ मैन हु इज ओके ऑफ हिमसेल्फ हिज पोजिशन एंड वेल्थ इज नॉट लव्ड बाय एनीबॉडी, एक ऐसा इंसान हु इज प्राइड आएगा यहाँ पे, प्राउड फोर्थ आ जाएगा। बात समझे, एक ऐसा इंसान जो प्राउड होता है, बहुत घमंड रखता है अपने आप का, अपनी पोजीशन का, कि देखो मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं तो आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, और मेरे पास तो इतना पैसा है। कौन पसंद करता है ऐसे गधे इंसान को, ठीक है, ठीक है। अ मैन हु इज प्राउड ओके ऑफ हिमसेल्फ हिज पोजीशन एंड वेल्थ इज नॉट लव्ड बाय एनीबॉडी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। माइंड इज, जो ब्रेन होता है यहाँ पे थॉट होता है ना, तो थॉट क्या है, देन दी विंड, ये तो ऑलरेडी आपको पता नहीं कितनी बार स्टेटमेंट रट गई होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा माइंड इज स्विफ्टर, तो ये ऐसे ऐसे, ये आपका फिफ्थ का आंसर बन जाएगा, माइंड इज स्विफ्टर देन दी विंड। आई होप ये भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। सो हमने पार्ट 2 भी अपने आप में कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 में इसका लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर मैं एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, और सेंटेंस को मैं कैसे चेंज करना होता है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें जो इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पेपर में कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, वो सब भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो मैं जल्दी ही पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, और इसके बाद फिर मैं लेसन 2 लेसन 3 सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। बशर्ते आपको करना क्या है, चीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसके थोड़ा सा एफर्ट दे सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर करके। कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।